डिटेल टर्मिनोलॉजीज। ओके, तो नोट्स पे भी ध्यान दो। अगर स्क्रीन दिखता नहीं रहेगा तो नोट्स पे सब कुछ है, सिर्फ उसमें पिक्चर्स नहीं दे देंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग डिटेल्स टर्मिनोलॉजीज से। तो सबसे पहला है आइसले। अभी ये आइसले एक एरो रहता है जो दो, जो ये दिख रहे आपको रैक दिख रहे, दो रैक के बीच में एक एरो रहता है, तो उसको आइसले बोलते हैं। पासेज वे बिटवीन फिक्चर, उसको क्या बोलते हैं? आइसले। फिर नेक्स्ट पॉइंट है पीओएस टर्मिनल, जिधर बिलिंग होता है तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल्स। पॉइंट ऑफ सेल्स रेफर्स टू अ प्लेस वेयर बिलिंग एंड पेमेंट इज प्रोसेस। बिलिंग का काम जिधर होता है उसको बोलते हैं पीओएस टर्मिनल। ठीक है। फिर उसके बाद है कस्टमर सर्विस डेस्क। अगर कुछ कंप्लेंट रहेगा, फीडबैक देना है तो इधर देना है, प्लेस वेयर कस्टमर्स कंप्लेंट क्वेरीज फीडबैक आर हैंडल्ड इन रिटेल स्टोर्स। फिर स्टोर एग्जिट, जिधर से हम लोग बाहर निकलते हैं उसको बोलते हैं स्टोर एग्जिट। एरिया फ्रॉम वेयर कस्टमर लीव द स्टोर। इन रिटेल स्टोर कस्टमर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स आर नॉट द सेम। एग्जिट और एंट्री एक ही जगह से नहीं होती। बाद में अभी फिक्चर्स देखेंगे। अभी बेसिकली फिक्चर्स मतलब क्या रहता है? जो अटैच होता है। सबसे पहला है शेल्फ। शेल्फ जिधर जो सामान है, मटेरियल रखा जाता है। अ टाइप ऑफ फिक्चर वेयर प्रोडक्ट आर डिस्प्लेड इन अ स्टोर्स। एक फिक्चर है जिसके ऊपर प्रोडक्ट रखा जाता है। बाद में बे मतलब क्या रहता है? ये दीवार पे चिकटाया जाता है और उसके ऊपर गुड्स रखे जाते हैं। सेट ऑफ शेल्फ्स फॉर स्टैकिंग एंड डिस्प्ले ऑफ प्रोडक्ट्स रिप्रेजेंट बाय नंबर कॉल्ड बे नंबर। हर एक बे को एक नंबर रहता है, ठीक है, और वो दीवार पे चिकटाया जाता है। ठीक है। फिर वॉल रैक, जिस पे टीवी वगैरह रखते हैं। बेज विच आर प्लेस्ड अगेन द वॉल, वॉल पे रखते हैं टीवी वगैरह रखने के लिए। फिर गोंडोला, ये बीच में रहते हैं, जो बीच में रखते हैं। सेट टू बेस प्लेस्ड ऑन मिड फोर, बीच में रखते हैं, उनको बोलते हैं गोंडोला। एंड कैप, जो गोंडोला के एंड में आता है, गोंडोला के एंड में आता है, बे एट द एंड ऑफ द गोंडोला, उसको बोलते हैं एंड कैप। प्लानोग्राम, अब ये प्लान रहता है कौन सी चीज किधर रखने की, उसका एक प्लान रहता है, उसको बोलते हैं प्लानोग्राम। प्लानोग्राम इज अ डायग्राम और मॉडल that indicates the placement of products on shelf in order to maximize sales। तो सेल ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, इसके लिए कौन सा आइटम किधर रखने का, उसका एक डायग्राम होता है। अ प्लानोग्राम डिफाइंस द क्वांटिटी, लोकेशन एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स टू बी प्लेस्ड ऑन डिस्प्ले। किधर रखने का है, कितना रखने का है, वो ये डिफाइन करता है। ये वही है प्लानोग्राम। फिर टॉप, जो शेल्फ के सबकर के ऊपर का ये रहता है, शेल्फ सबसे ऊपर का शेल्फ, तो उसको बोलते हैं टॉप मोस्ट शेल्फ ऑफ अ बे विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रेगुलर प्लानोग्राम। इसमें जो भी रखते हैं वो प्लानोग्राम का पार्ट नहीं होता। जो स्टॉक अपने पास ज़्यादा रहेगा वो टॉप पे रखते हैं। प्लेस वेयर एक्सेस स्टॉक इज टू बी केप्ट, स्टॉक टू बी अरेंज एज पर द डिस्प्ले गाइडलाइंस ओनली। तो जो डिस्प्ले गाइडलाइंस मतलब उसके जो रूल्स है उसके हिसाब से ही स्टॉक अपने को अरेंज करना है। फिर फ्रीजर्स एंड चिलर्स, ये फ्रीज रहते हैं तो जिसमें हम लोग ठंडी चीज़ें रखते हैं, जैसे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के लिए है। फ्रीजर एंड चिलर है। प्यूरेज चिलर, जिधर हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स रखते हैं। फ्रीजर्स एंड चिलर्स। बाद में मल्टी लोकेशन प्रोडक्ट, अभी एक ही प्रोडक्ट समझो एक से ज़्यादा चीज़ों जगह रहेगा, एक ही प्रोडक्ट एक से ज़्यादा जगह रहेगा तो उसको बोलते हैं मल्टी लोकेशन प्रोडक्ट। तो फॉर एग्जांपल उन्होंने दिया है रिलायंस सिलेक्ट नूडल्स विच इज साइमल्टेनियसली स्टैक्ड इन मल्टीपल लोकेशन। बहुत जगह वो रखा है। ऑन द शेल्फ पे है, एंड कैप पे है, मैंने जो एंड कैप बताया गोंडोला के लास्ट में रहता है उधर है। बिन में है, बिन मतलब वेयर हाउस, तो इधर ये रिलायंस सिलेक्ट नूडल्स रखा गया है तो उसको बोलते हैं मल्टी लोकेशन प्रोडक्ट।
फिर अदर फिक्चर्स, ये वेजिटेबल रखने के लिए F&V लॉन्गर, फ्रूट एंड वेजिटेबल लॉन्गर। फिर ये हीपर रहता है, फिर लॉन्गर से ये बनाना रैक, केला रखने के लिए रैक रहता है। उसके बाद पावर विंग है, क्लिप स्ट्रिप। उसके बाद ये इम्पल्स बे है। फिर प्रोडक्ट रिलेटेड टर्म्स, प्रोडक्ट रिलेटेड क्या क्या टर्म्स है देखेंगे। अभी जो एक यूनिट है, समझो मॉल में जो भी अपने को मिल रहा है उसको SKU बोलते हैं, स्टॉक कीपिंग यूनिट्स। अभी इधर क्या लिखा है, प्रोडक्ट्स दैट आर सोल्ड एट अ स्टोर्स, जो जो प्रोडक्ट्स स्टोर में बेचे जाते हैं उनको बोलते हैं स्टॉक कीपिंग यूनिट। अभी टेटले कंपनी के एक प्रोडक्ट्स है, 200 ग्राम का, 150 ग्राम का और 50 ग्राम का। तो 200 ग्राम का एक अलग SKU है, तीनों मिलके एक नहीं बनता, तीनों चीज़ें अलग अलग है, तीनों SKU माने जाते हैं। तो 200 ग्राम का अलग SKU है, 150 ग्राम का अलग SKU है और 50 ग्राम का अलग SKU है। प्रोडक्ट सेम है लेकिन क्वांटिटी अलग अलग है, तो उसको वो अलग SKU माना जाता है, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम रिटेल प्राइस, तो ये प्राइस वो है जिसके ऊपर हम लोग सेल नहीं कर सकते। मैक्सिमम रिटेल प्राइस इज अ मैन्युफैक्चरर कैलकुलेटेड प्राइस दैट इज द हाईएस्ट प्राइस दैट कैन बी चार्ज टू द प्रोडक्ट सोल्ड, इसके ऊपर उसकी प्राइस जा नहीं सकती। MRP मीन्स सच प्राइस एट विच द प्रोडक्ट शॉल बी सोल्ड इन रिटेल एंड सच प्राइस शुड इंक्लूड ऑल टैक्सेस लेविड ऑन द प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट का मतलब है ये रिटेल में उतने प्राइस पे बेचा रहना चाहिए और उसमें सभी टाइप के टैक्सेस इंक्लूडेड है, तो इसके ऊपर प्रोडक्ट बेचा नहीं जाना चाहिए। फिर लेबलिंग, अभी हम लोग क्या करते हैं, लेबल लगाते हैं, हर एक प्रोडक्ट को लेबल लगाते हैं। लेबल दैट आर अप्लाइड टू प्रोडक्ट्स एंड कैरिंग द आइडेंटिफाइंग एंड प्राइसिंग इंफॉर्मेशन फॉर दैट प्रोडक्ट। तो उसमें उसका नाम रहता है, उसकी प्राइस रहती है। रिटेल लेबल्स आर यूजुअली प्रिंटेड विथ अल्फा नंबरिक वेरिएबल इंफॉर्मेशन, तो उसमें बारकोड रहते हैं या नंबर्स रहते हैं। तो वो बारकोड किस काम के आते हैं, बिलिंग के लिए काम में आते हैं। तो वो अगर बारकोड स्कैन करता है तो ऑटोमेटिकली प्राइस आती है, तो बारकोड के काम में ये लेबल्स आते हैं। फिर अगला है मर्केंडाइज। मर्केंडाइज मतलब जो प्रेजेंटेशन होता है, जो भी प्रेजेंटेशन होता है उसको मर्केंडाइज बोलते हैं। एट अ रिटेल इन स्टोर लेवल, मर्केंडाइज रेफर टू द वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल फॉर सेल एंड डिस्प्ले। डिस्प्ले और प्रोडक्ट दोनों मिलके मर्केंडाइज होता है। डिस्प्ले ऑफ दोज प्रोडक्ट इन सच अ वे दैट इट स्टिमुलेट्स इंटरेस्ट, मतलब लोगों में इंटरेस्ट क्रिएट करता है एंड एंटाइसेस कस्टमर टू मेक अ परचेस। तो लोगों को एक इंटरेस्ट क्रिएट करता है कि हम लोग ये प्रोडक्ट परचेस करें, ये शर्ट मेरे पे अच्छा दिखेगा, मैं परचेस करता हूँ। तो इस तरह रखा जाता है प्रोडक्ट्स को जिससे अपने को इंटरेस्ट आ जाता है वो गुड्स परचेस करने के लिए, तो उसको बोलते हैं मर्केंडाइज। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पूछा जाएगा। फिर कैटेगरी, तो कैटेगरी मतलब हम लोग क्या करते हैं कि जो भी SKU है उनको कैटेगरी के हिसाब से रखते हैं। अभी इधर ये जो है ये सेम कैटेगरी है, ऑयल दिख रहा है, तो सेम कैटेगरी के प्रोडक्ट एक जगह रखे हुए हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कैटेगरी। एक टाइप के प्रोडक्ट्स एक जगह रखना उसको बोलते हैं कैटेगरी। और उसमें कौन सी कैटेगरी है, F&V है, फूड एंड वेजिटेबल, नॉन फूड, FMCG, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैटेगरी। फिर क्रॉस मर्केंडाइजिंग, ये मैंने आपको बताया था कि एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट बेचना। तो इधर क्या लिखा है, दिस रेफर टू द रिटेल प्रैक्टिस ऑफ डिस्प्लेइंग गुड्स फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज टुगेदर टू क्रिएट एड ऑन सेल्स, मतलब अपना सेल्स बढ़ना चाहिए, इसके लिए गुड्स को रखा जाता है। वी हैव सीन दिस इन अ ग्रोसरी शॉप स्टोर्स दैट पुट सोडा चिप डिप। तो वो क्या करता है, सोडा चिप्स और डिप मतलब सॉस, सोडा चिप और सॉस इकट्ठा रखता है ताकि वो तीनों आइटम्स को परचेस करे। एंड ऑल अदर फूड्स यू नीड फॉर अ बारबेक्यू। बारबेक्यू मतलब क्या रहता है, अगर हम लोग आउटसाइड कुछ जला के वगैरह बना रहे हैं तो उसको बारबेक्यू, पिकनिक एंजॉय कर रहे हैं तो आग वगैरह लगाते हैं ना, तो उसको बारबेक्यू बोलते हैं। इन वन एरिया ड्यूरिंग द समर
इट इज ऑल्सो नोन एज एड ऑन सेल्स, उसको क्या बोलते हैं, एड ऑन सेल्स, इंक्रीमेंटल परचेस और सेकेंडरी प्रोडक्ट प्लेसमेंट। फिर बेस्ट बिफोर डेट, तो ये एक्सपायरी डेट रहती है, कौन से दिन के पहले आपको यूज करना है। डेट आफ्टर विच प्रोडक्ट शुड नॉट बी डिस्प्लेड और सेल टू कस्टमर्स, मतलब इसके बाद, ये डेट होने के बाद ये प्रोडक्ट अपने को डिस्प्ले, ना ही डिस्प्ले करना है ना ही लोगों को बेचना है। फिर बारकोड, बारकोड मतलब क्या रहता है, यूरोपियन आर्टिकल नंबर, तो उसमें ब्लैक एंड वाइट लाइंस रहती है, तो जिससे क्या होता है, प्रोडक्ट स्कैनर में आइडेंटिफाई किया जाता है ये प्रोडक्ट कौन सा है, तो आइडेंटिफाई करने का कोड जो रहता है बारकोड है, उसको बोलते हैं यूरोपियन आर्टिकल नंबर। फिर चिल्ड एंड फ्रोजन प्रोडक्ट्स, मतलब जो ठंडे रहते हैं, तो सबसे पहला, प्रोडक्ट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी स्टोर्ड एट टेम्परेचर लेस देन 0 डिग्री आर नोन एज फ्रोजन, तो जो चीज़ों को 0 डिग्रीज के नीचे रखा जाता है उनको फ्रोजन बोलते हैं। एग्जाम्पल है आइसक्रीम, फ्रोजन ग्रीन पीस, वटाणे, तो वो सब 0 डिग्रीज के नीचे रखा जाता है। और जो प्रोडक्ट्स को नीचे रखा जाता है टेम्परेचर 2 से 8, तो उनको चिल्ड कहा जाता है। प्रोडक्ट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी स्टोर एट टेम्परेचर बिटवीन 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड आर कॉल्ड चिल्ड। अगर फ्रीज में रहेगा तो फ्रीज में भी ये रहता है, फ्रीज में भी आपका फ्रीज़र रहता है जिधर हम लोग आइस वगैरह रखते हैं, तो वो जो है वो फ्रोज़न है या फ्रीज़र बोलते हैं। और जो बाकी का जो रहता है वो चिल्ड रहता है, जो 2 से 8 डिग्रीज में रखा जाता है वो चिल्ड है। तो उसके एग्जाम्पल है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। फिर अगला है फ्रेगाइल प्रोडक्ट्स, मतलब डेलिकेट जो रहते हैं, डेलिकेट प्रोडक्ट्स को फ्रेगाइल बोलते हैं। रिक्वायर्स ग्रेट केयर वाइल हैंडलिंग देम, उनको हैंडल करते वक्त अपने को केयर लेना पड़ता है, जो इजीली टूट सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। और उनके ऊपर लिखा रहता है हैंडल विथ केयर, दिस साइड अप, बाद में पोर्सलिन, चाइना क्ले, ग्लास आइटम, शो पीस, तो ये सब डेलिकेट जो है ये फ्रेगाइल फ्रेगाइल प्रोडक्ट्स में आते हैं। उसके बाद एम्बिएंट प्रोडक्ट्स, एम्बिएंट प्रोडक्ट्स मतलब क्या है, जो किसी भी टेम्परेचर में रखा जाता है, टेम्परेचर की कुछ ऐसा स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है। Ambient stock refers to product that may need not be stored at any specific temperature. In other words, they are stored at room temperature. Room temperature में रखा जाता है, जैसे वीट है, राइस, वीट पल्सेस, दाल, मिल्क टेट्रा पैक, जो एक पर्टिकुलर मिल्क बनाया जाता है, ये सब रूम टेम्परेचर में रखा जाता है। फिर फेसिंग, फेसिंग मतलब जो कस्टमर के सामने हम लोग जितने बार भी वो प्रोडक्ट को फेस कर रहे हैं तो उनको बोलते हैं फेसिंग। नंबर ऑफ टाइम्स द प्रोडक्ट इज अरेंज साइड बाय साइड अक्रॉस अ प्रोडक्ट, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कितने बार उसका फेस दिखा रहे तो उसको बोलते हैं फेसिंग। वर्टिकल, वर्टिकल मतलब प्रोडक्ट एक के ऊपर एक रखते हैं, उसको बोलते हैं वर्टिकल। प्लेसिंग प्रोडक्ट्स वन अबव द अदर, तो उसको बोलते हैं वर्टिकल। डेप्थ, डेप्थ मतलब नंबर ऑफ रैक्स प्लेस वन बिहाइंड द अदर, एक के पीछे एक ऐसे कितने रैक रखे हुए हैं उसको डेप्थ बोलते हैं। मिनिमम बेस क्वांटिटी, तो मिनिमम बेस क्वांटिटी मतलब टोटल कितना स्टॉक अपने स्टोर्स में होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं मिनिमम बेस क्वांटिटी। ऑल्सो नोन एज बेस स्टॉक refers to minimum level of stock the retailers plan to carry in a store। कितना स्टॉक अपने स्टोर्स में होना चाहिए उसको बोलते हैं मिनिमम बेस स्टॉक, मिनिमम बेस क्वांटिटी। और उसमें मिनिमम डिस्प्ले क्वांटिटी इंक्लूड होता है। मिनिमम डिस्प्ले क्वांटिटी मतलब क्या, कितना मिनिमम क्वांटिटी अपने को लोगों को दिखाना है, डिस्प्ले करना है। एंड बैकअप स्टोर्स मतलब जिधर गोडाउन रहता है उधर कितना स्टॉक रहना चाहिए, डिस्प्ले में कितना रहना चाहिए, उसकी टोटल मतलब मिनिमम बेस स्टॉक। द बेस स्टॉक फिगर्स आर फ्लेक्सिबल एंड मे चेंज बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन,
तो ये जो फिगर से फ्लेक्सिबल रहती है और सीजन के हिसाब से ये बदलती रहती है। फिर अगला है मिनिमम डिस्प्ले क्वांटिटी। तो कितना क्वांटिटी अपने को लोगों को डिस्प्ले करना है उसको बोलते हैं मिनिमम डिस्प्ले क्वांटिटी। refers to minimum stock the retailer must have on display at any point। तो कितना स्टॉक रखना चाहिए डिस्प्ले के लिए उसको बोलते हैं मिनिमम डिस्प्ले क्वांटिटी। दिस इज डिटरमाइंड बाय द एरिया दैट हैज़ बीन एलोकेटेड टू द कैटेगरी एंड मिनिमम वैरायटी दैट मस्ट बी मेंटेन और डिस्प्ले। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, कितना एरिया उस पर्टिकुलर आइटम को दिया गया है और कितनी वैरायटी है। वॉइस ब्रेक हो रहा है, ठीक है। अभी आ रहा है आवाज? अभी आ रहा है बराबर आवाज? ओके। तो मैं आपको क्या बता रहा था, मिनिमम डिस्प्ले क्वांटिटी। तो मिनिमम डिस्प्ले क्वांटिटी मतलब अपने को डिस्प्ले में कितना स्टॉक रखने का है, तो उसको बोलते हैं मिनिमम डिस्प्ले क्वांटिटी। रेफर्स टू मिनिमम स्टॉक द रिटेलर्स मस्ट हैव ऑन द डिस्प्ले एट एनी पॉइंट। दिस इज डिटरमाइंड बाय द एरिया दैट हैज बीन एलोकेटेड टू द कैटेगरी एंड मिनिमम वैरायटी दैट मस्ट बी मेंटेन ऑन डिस्प्ले। तो ये किसके ऊपर डिपेंडेंट करता है कि हर एक कैटेगरी का कितना स्टॉक अपने को चाहिए और कितना वैरायटी अपने को मेंटेन करना है, उसके ऊपर ये डिपेंड होता है। फिर मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी ऑर्डर करना है, कम से कम कितना क्वांटिटी ऑर्डर करना है ताकि अपने को सप्लाई में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। रेफर्स टू द मिनिमम ऑर्डर दैट अ वेंडर विल एक्सेप्ट फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। कितना ऑर्डर वो अपने से एक्सेप्ट करेगा। When ordering fabrics from a textile mill, they may insist on a minimum order quantity of 1000 meters since that is length required for cost effective production। मतलब कितना ऑर्डर वो अपने से एक्सेप्ट करेगा इसके ऊपर ये डिपेंड होता है। बाद में डिस्प्ले रिलेटेड आइटम्स। तो डिस्प्ले रिलेटेड आइटम्स में सबसे पहला है शेल्फ एज लेबल, SEL बोलते हैं। जो मैंने आपको लेबल बोला था ना, तो उसको बोलते हैं शेल्फ एज लेबल। हम लोग वो शेल्फ के एज में लगाते हैं, कॉर्नर पे लगाते हैं। शेल्फ इज अ लेबल प्लेस ऑन द शेल्फ, शेल्फ पे लगाते हैं, प्रोडक्ट पे नहीं लगाते। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोडक्ट सच एज प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन बताता है, जैसे प्रोडक्ट का नाम क्या है, प्राइस, MRP तो मालूम है, RRP मतलब रिटेल की प्राइस। फिर बारकोड रहता है, प्रमोशनल प्राइस रहती है। उसके बाद डेट ऑफ सेल, प्रिंटिंग, ये प्रिंट कब किया था। POG का फुल फॉर्म बताता हूँ मैं, आपके नोट्स में सब फुल फॉर्म वगैरह रहेंगे।
POMG मतलब प्लानोग्राम। तो RRP है रिकमेंडेड रिटेल प्राइस। RRP रिकमेंडेड रिटेल प्राइस, बारकोड प्रमोशन प्राइस, सेल प्रिंटिंग कब प्रिंट हुआ था, POG उसका लोकेशन क्या है, प्लानोग्राम लोकेशन, ये सब डिटेल सेल पे होते हैं। फिर उसके बाद ये सब सेल ही है। फिर अगला है सेल्स प्रमोशन। तो सेल्स प्रमोशन मतलब क्या है कि हम लोग उधर ये लेबल में लिखते हैं 2 के साथ 3 फ्री। तो ये सेल्स प्रमोशन है। सेल्स प्रमोशन इंक्लूड्स several communication activities that attempt to provide added incentives or added values or incentives to consumers, wholesaler, retailers or other organizational customer to stimulate immediate sale। immediate sale होना चाहिए। आवाज ब्रेक हो रहा है। अभी आ रहा है आवाज? नहीं आ रहा है आवाज? आ रहा है ना बराबर? ओके ओके, बताते जाओ, मुझे डिस्टर्ब नहीं होता। आप उधर फ्रैंक के जितना वो मेरे लिए अच्छा है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, तो मैं क्या बोल रहा था कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए और सेल्स बढ़ाने के लिए हम लोग जो भी करते हैं उसको बोलते हैं सेल्स प्रमोशन। ठीक है, उसके बाद इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब जो स्टॉक है उसको इन्वेंट्री बोलते हैं। इन्वेंट्री इज द स्टॉक ऑफ एनी आइटम और रिसोर्स, मे बी फूड रिटेलिंग, लग्जरी रिटेलिंग, ग्रॉसरी। तो जो भी पर्टिकुलर वैरायटी आ रहा है बट क्लियर नहीं है। ठीक है, देखता हूँ मैं। अभी आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? आ रहा है ना? अच्छा, तो मैं इधर क्या है कि इन्वेंट्री के बारे में बता रहा था कि कौन से भी टाइप का वैरायटी का जो स्टॉक रहता है उसको इन्वेंट्री बोलते हैं। इट इज़ अ फिजिकल स्टॉक ऑफ गुड्स आइटम दैट अ रिटेलर कीप इन स्टोर्स, उसमें रिजर्व भी इंक्लूड है, फॉर सेलिंग टू कस्टमर्स व्हेन दे कम। तो जो स्टॉक रखा गया है लोगों को बेचने के लिए, तो उसको इन्वेंट्री कहा गया है। फिर स्टॉक रिप्लेसमेंट मतलब अगर किसी रैक पे स्टॉक खत्म हो गया रहेगा तो उधर फिर से रखना, मतलब स्टॉक रिप्लेनिशमेंट। थोड़ा वर्ड थोड़ा हार्ड है, रिप्लेनिशमेंट ये पूछा जा सकता है। तो द रिप्लेनिशमेंट इज द ऑपरेशन दैट कंसिस्ट इन मेकिंग द स्टॉक फुल अगेन इन ऑर्डर टू अवॉइड स्टॉक आउट। मतलब जिधर स्टॉक खत्म हो गया उधर स्टॉक फिर से भरना। स्टॉक रिप्लेनिशमेंट इज अ standard retail price to ensure that right products are in the best place at optimum quantity। तो ये क्यों करते हैं? ताकि राइट प्रोडक्ट्स राइट लोगों को मिले और वो राइट जगह पे रखा रहना चाहिए, ऑप्टिमम क्वांटिटी में, जितना ज़रूरत है उतना ही रखने का है। तो उसको बोलते हैं स्टॉक रिप्लेनिशमेंट। आप सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि अगर कोई शेल खाली रहेगा तो उधर फिर से स्टॉक भरना। स्टॉक भरना मतलब रिप्लेनिशमेंट। फिर रिसीविंग गुड्स। अभी ये लोग क्या क्या करते हैं? सबसे पहला गुड्स को रिसीव करते हैं। अभी ये जो गुड्स है एक बहुत बड़े गोडाउन से लाए जाते हैं, तो उस गोडाउन को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। ये गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से लाए गए हैं और ये लोग रिसीव कर रहे हैं। फिर प्रायोरिटी फिल। प्रायोरिटी फिल मतलब क्या है? आपको कौन से आइटम्स पहले रखने हैं, कौन से आइटम्स बाद में रखने हैं, उसको बोलते हैं प्रायोरिटी फिल। रिसीविंग एंड स्टैकिंग ऑफ SKUs ऑन प्रायोरिटी बेसिस। तो प्रायोरिटी बेसिस पे उनको रिसीव करना। वाइल रिसीविंग स्टैकिंग प्रायोरिटीज इन मैनर, मतलब अगर स्टॉक रखने का रहेगा तो सबसे पहला चिल्ड और फ्रोजन स्टॉक आएगा, उसके ऊपर हाई वैल्यू स्टॉक, फिर फ्रेगाइल और फिर एम्बियंट। एम्बियंट सबसे लास्ट में रहेगा।
तो सबसे पहला चिल और फ्रोजन स्टॉक, वो जल्दी मेल्ट हो जाता है, वो निकालना है। फिर हाई वैल्यू स्टॉक, जो कॉस्टली आइटम्स है वो निकालने हैं। बाद में फ्रेगाइल्स, जो ब्रेकेबल है वो निकालने हैं। और फिर एम्बियंट, जिसको कुछ टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं लगती, वो सबके लास्ट में निकालने हैं। तो इसी ऑर्डर में अपने को स्टॉक खाली करना है। उसके बाद नाइट फिल, तो अभी कभी कभी क्या होता है, दिवाली वगैरह ऐसे जब मौके आते हैं तो बहुत सेल होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने पास टाइम नहीं रहता, दिन में स्टॉक भरने के लिए टाइम नहीं रहता, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक भरने का काम रात को करते हैं। रिसीविंग एंड स्टैकिंग एक्टिविटीज परफॉर्म एट नाइट इज कॉल्ड एज नाइट फिल। दिस इज डन टू इंश्योर दैट स्टॉक इज रेडी फॉर ट्रेड इन द मॉर्निंग। ये क्यों करते हैं कि एश्योरेंस आ जाता है कि अभी सुबह स्टॉक रेडी है, जो भी तुम लोग को चाहिए वो सब हमारे पास अवेलेबल है। तो इधर आपको एक फ़ोटो है, इसमें ये स्टॉक फिल कर रहा है रात को, ठीक है। उसके बाद स्पॉट फिल, मतलब ऑन द स्पॉट फिल करना। अगर किसी को अपने को नज़र में आता है कि कोई रैक खाली पड़ा है, तो ऑन द स्पॉट उधर हम लोग क्या करते हैं, उस शेल्फ में गुड्स रख देते हैं। रिफिलिंग शेल्फ विथ प्रोडक्ट्स व्हेन इट इज स्पॉटेड पार्टली एम्प्टी, जब कोई शेल्फ एम्प्टी दिखता है तो उधर ही हम लोग गुड्स को फिल करते हैं, उसको बोलते हैं स्पॉट फिल। फिर डेट रोटेशन, डेट रोटेशन मतलब अपने को आइटम्स को एक्सपायरी डेट देखनी पड़ती है, जिनकी एक्सपायरी डेट ख़त्म हो गई है वो स्टॉक को निकालना पड़ता है। और जिसका डेट है, अभी इधर क्या लिखा है, अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग प्रोडक्ट सच दैट SKU विथ लॉन्गर एक्सपायरी डेट आर प्लेस टूवर्ड्स बैक, जिनकी एक्सपायरी डेट का टाइम बहुत है, आने वाला है, तो वो पीछे रखते हैं, और जिनका एक्सपायरी डेट अभी आने वाली है उनको आगे रखा जाता है। इनकी एक्सपायरी डेट फीफो नहीं, फीफो एक अलग चीज़ है। ये क्या रहता है, एक्सपायरी डेट रहती है, जिनकी जल्दी एक्सपायरी डेट है उनको आगे रखा जाता है, और जिनकी डेट बाद में है उनको पीछे रखा जाता है। समझ में आ रहा है? तो इसको क्या बोलते हैं, डेट रोटेशन। ये पूछा जाएगा डेट रोटेशन क्या है, तो जिनकी एक्सपायरी डेट अभी जल्दी नज़दीक आने वाली है उनके आगे रखते हैं, और जिनको टाइम है उनको पीछे रखा जाता है। तो अभी आप ध्यान में रखो, आप जब स्टोर्स में जाओगे ना, तो जो पीछे जो गुड्स रखे रहते हैं वो परचेज करना, क्योंकि उसकी एक्सपायरी डेट बहुत दूर है। जो आगे आगे रखे रहते हैं उनकी एक्सपायरी डेट जल्दी आने वाली है, तो आप हमेशा जो पीछे हुए गुड्स है वो परचेज किया करो। ठीक है। उसके बाद है, हाँ अभी आया देखो, फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट मतलब क्या है, जो स्टॉक जल्दी एक्सपायर होने वाला है वही हम लोग डिस्प्ले में दिखाते हैं। अ मेथड वेयर बाय स्टॉक विथ एन अर्लियर डेट आर स्टैक फर्स्ट टूवर्ड्स फ्रंट, मतलब जो सबसे पहला डेट रहेगा वो पहले आएगा, उसके बाद में का डेट रहेगा वो उसके बाद में आएगा। तो डेट के हिसाब से स्टॉक को लगाना, मतलब फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट बोलते हैं, फेफो बोलते हैं। और फीफो अगर कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे तो आपने पढ़ा रहेगा। फीफो मतलब जो सबसे पहला गुड्स आया है वो सबसे पहला गुड्स हम लोग रखते हैं, तो उसको बोलते हैं फीफो। द मेथड वेयर बाय स्टॉक रिसीव्ड अर्लियर इज प्रोसेस एंड स्टैक फर्स्ट टुवर्ड्स फ्रंट ऑफ द शेल, ये फीफो है। तो ये अपने शायद FY BCom में पढ़ा रहेगा, फीफो मेथड। फिर टॉप स्टैकिंग, मतलब अगर गुड्स, मैंने टॉप बोला था, टॉप शेल्फ जो रहता है उसको टॉप बोलते हैं, उधर गुड्स रखना मतलब टॉप स्टैकिंग। स्टैकिंग मतलब गुड्स रखना। रिप्लेनिशिंग शेल्स विथ स्टॉक फ्रॉम टॉप मोस्ट शेल, तो इसका मतलब क्या रहता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि इधर अगर कौन से भी शेल्फ में अगर माल ख़त्म हो गया रहेगा, तो हम लोग टॉप का जो शेल्फ है उधर से माल लेते हैं और उधर रिप्लेस करते हैं। तो अगर टॉप शेल्फ से अगर माल रिप्लेस किया तो उसको क्या बोलते हैं, टॉप स्टैकिंग। स्टॉक काउंटिंग, मतलब स्टॉक काउंट करते हैं कितना बैलेंस है अपने पास। काउंटिंग स्टॉक अवेलेबल इन स्टोर्स एंड क्रॉस चेकिंग विच स्टॉक एज पर सिस्टम स्टॉक, मतलब फिजिकल स्टॉक काउंट करना कितना है और उसको क्रॉस चेक करना कि अपने सिस्टम में कितना स्टॉक है, उसको बोलते हैं स्टॉक काउंटिंग।
फिर अगला है डंप। डंप मतलब क्या है कि अगर समझो कौन सा स्टॉक लॉस हो गया और जिसका रीज़न अपने को पता है, अभी देखो इधर आइसक्रीम गिर गया, उधर शक्कर गिर गई, तो ये लॉस हो गया ना, अभी वो फिर से रखने वाला नहीं है, तो लॉस है। तो लॉस मतलब जिसके रीज़न अपने को पता है, वो खराब हो गया है, माल खराब हो गया है और उसके रीज़न अपने को पता है वो क्यों खराब हो गए। तो इधर क्या लिखा है, ड्रॉप मतलब गिर गया, फिर एक्सपायरी डेट आ गई, तो उसकी वजह से खराब हो गया, तो उसको बोलते हैं डंप। डंप मतलब जिसका रीज़न अपने को पता है, जो स्टॉक खराब हो रहा है और उसके रीजंस अपने को पता है, उसको बोलते हैं डंप। फिर श्रिंक। श्रिंक मतलब उसके रीजंस अपने को पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर चोरी करता है तो स्टॉक गया इतना ही मालूम है, लेकिन उसका रीज़न नहीं मालूम, वो किधर है, ये खराब हो गया या गया ये मालूम है, लेकिन क्यों गया है मालूम नहीं है। तो लॉस ऑफ मर्केंडाइज फॉर द कॉस्ट कैनॉट बी ट्रेस। जिसका रीज़न अपने को मालूम नहीं उसको बोलते हैं श्रिंक, और जिसका रीज़न अपने को पता है उसको बोलते हैं डंप। फिर आगे डेड स्टॉक। जो स्टॉक बहुत दिनों से बेचा गया नहीं है उसको बोलते हैं डेड स्टॉक। डेड स्टॉक इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेड इन्वेंट्री। उसको और एक वर्ड है डेड इन्वेंट्री। डेड स्टॉक परटेन्स टू मर्केंडाइज दैट हैज नेवर बीन सोल्ड, जो कभी बेचा गया नहीं है। फॉर हैज बीन इन स्टॉक फॉर वाइल। समटाइम दिस इज बिकॉज अ पर्टिकुलर आइटम इज जस्ट सीजनल। कभी कभी ऐसा होता है कि वो स्टॉक सीजनल रहेगा, इसके लिए बेचा नहीं रहेगा। बट अदर टाइम्स इट्स बिकॉज द प्रोडक्ट सिंपली इजंट इन डिमांड। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है वो प्रोडक्ट को डिमांड नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, डेड स्टॉक। आप सिर्फ इतना ध्यान में रखो, जो बहुत दिनों से बेचा नहीं गया है तो उसको बोलते हैं डेड स्टॉक। फिर सेफ्टी स्टॉक। तो सेफ्टी स्टॉक क्या रहता है, सेफ्टी स्टॉक इज द लेवल ऑफ एक्स्ट्रा स्टॉक दैट इज मेंटेन टू मिटिगेट रिस्क ऑफ आउट ऑफ स्टॉक ड्यू टू अनसर्टेनिटीज एंड इन डिमांड एंड सप्लाई। तो हम लोग क्या करते हैं, सेफ्टी स्टॉक रखते हैं ताकि समझो कुछ अपने पास डिमांड है लेकिन अपने पास गुड्स नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये रिस्क कम करने के लिए हम लोग सेफ्टी स्टॉक रखते हैं, ताकि कस्टमर जब भी डिमांड करे तभी हम लोग उनको को स्टॉक दे सकते हैं। फिर मार्कडाउन प्रोसेस। तो मार्कडाउन प्रोसेस क्या रहता है, डिस्काउंट में जो माल बेचा जाता है तो उसको बोलते हैं मार्कडाउन प्रोसेस। सेलिंग एक्सेस मर्केंडाइज विथ नो सिग्निफिकेंट क्वालिटी इशू एट रिड्यूस प्राइस। मतलब कम दाम में अगर माल को बेचा तो उसको बोलते हैं मार्कडाउन प्रोसेस। डंपिंग। डंपिंग मतलब जो एसक्यू फिट नहीं है, खराब हुए हैं, उनको निकालना। डिस्पोजिंग एसक्यूज नॉट फिट फॉर सेलिंग। तो जो स्टॉक बेचने लायक नहीं है उनको निकालना मतलब डंपिंग। फिर क्लीन एज यू गो। तो अभी क्लीनलीनेस रखना है। जैसे तुम लोग जा रहे हो, अगर तुम लोग को कचरा दिखता है तो तुम लोग को हाउसकीपर वालों को बुलाने का है और कचरा साफ करने का है। किधर भी आपको कचरा दिखना नहीं चाहिए। फिर RFID। तो ये है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यूजर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो ये ना इतना बड़ा शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, RFID इतना ध्यान में रखो। ये क्या करता है, आइडेंटिफाई एंड ट्रैक टैग्स अटैच टू द ऑब्जेक्ट। मतलब ये जो टैग्स हम लोग ने अटैच किया है ऑब्जेक्ट को, उनको आइडेंटिफाई करता है। और उससे क्या होता है, अपना स्टॉक ऑटोमेटिकली काउंट होता है, मतलब कितना स्टॉक है इनको ये आइडेंटिफाई करता है और स्टॉक ऑटोमेटिकली काउंट हो जाता है। फ्लैश सेल। तो फ्लैश सेल क्या रहता है कि इमीडिएट सेल करने के लिए, कि हम लोग बोलते हैं ऑफर सिर्फ 2 दिनों के लिए, तो ऑफर 2 दिनों के लिए, तो इससे क्या होता है, सेल जल्दी हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लैश सेल। क्लोजली रिलेटेड टू डेली डील्स। दिस टर्म रेफर्स टू सेल इवेंट्स दैट टेक प्लेस फॉर अ लिमिटेड टाइम। कंप्यूटर में देखा रहेगा कि ये मोबाइल परचेस करो 2 घंटों में वरना ऑफर ख़त्म हो जाएगी, तो ये फ्लैश सेल रहता है। फ्लैश सेल कैन लास्ट एनीवेयर फ्रॉम सेवरल आवर्स टू कपल ऑफ डेज। मतलब एक पर्टिकुलर आवर से 2 दिनों तक ये रहता है। एंड एंटायर कंज्यूमर्स
विथ ह्यूज बार्गेन्स, मतलब उनको बहुत कम प्राइस में मिलता है, 50% या उसके नीचे भी मिल सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लैश सेल। फिर पॉपअप स्टोर्स, ऐसे बीच में दुकान रखे जाते हैं तो उनको बोलते हैं पॉपअप स्टोर्स। मॉल के बीच में जो दुकान रहते हैं वो बोलते हैं पॉपअप स्टोर्स। पॉपअप स्टोर्स आर शॉर्ट टर्म शॉप्स और सेल स्पेसेस दैट कम एंड गो विद इन अ गिवन टाइम। मतलब पहले जैसे देखा ना हम लोगों ने फ्री सेल, उसके जैसे ही रहता है, मतलब कुछ टाइम के लिए आते हैं और फिर निकल जाते हैं। दी स्टोर्स कैन बी सेटअप इन एम्प्टी रिटेल मॉल्स। अगर कोई जगह एम्प्टी रहेगी तो उधर ये रखा जाता है मॉल बुज, एंड इन द मिडल ऑफ द पार्क, पार्क के मिडल में भी ये होता है और ये थोड़े दिनों तक रहता है। वॉइस ब्रेक हो रहा है। आ रहा है अभी? आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? ठीक है। तो पॉपअप स्टोर्स हो गया। उसके बाद प्राइवेट लेबल्स। अभी आ, हम लोग जो दूसरे का स्टॉक जो बेचते हैं, दूसरे के प्रोडक्ट जो बेचते हैं, तो उनको बोलते हैं प्राइवेट लेबल्स। उसमें हम लोग अपना लेबल लगाते हैं। दे आर द ब्रांड्स ओन नॉट बाय मैन्युफैक्चरर बट बाय रिटेलर और अ सप्लायर। तो ये जो ब्रांड्स है ये मैन्युफैक्चरर के नहीं रहते, ये रिटेलर या सप्लायर के होते हैं। रिटेलर एंड सप्लायर परचेज द गुड्स देन लेबल एंड मार्केट अंडर देयर नेम। तो रिटेलर्स क्या करते हैं, इनसे ये गुड्स परचेस करते हैं, अपना लेबल डाल के इनको बेचते हैं, तो इनको बोलते हैं प्राइवेट लेबल्स। फिर होलसेलर। होलसेलर रिटेलर का ऑपोजिट रहता है, जो गुड्स बल्क में परचेस करता है अपने को बेचता है। अ होलसेलर विल सेल इज प्रोडक्ट इन बल्क क्वांटिटीज टू रिटेलर। तो ये बल्क क्वांटिटीज में बेचता है रिटेलर्स को, अलाउिंग द रिटेलर टू टेक एडवांटेज ऑफ लोअर प्राइस देन इफ वी ही वेयर टू बाय सिंगल आइटम। तो उसको वो होलसेल प्राइस में क्या रहता है, बंच ऑफ स्टॉक कम में मिलता है ताकि वो प्रॉफिट कमा सके। द होलसेलर विल टिपिकली बाय गुड्स डायरेक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर बट ऑल्सो बाय फ्रॉम रिटेलर। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी जो गुड्स है वो डायरेक्टली वो मैन्युफैक्चरर से भी परचेस करता है, कभी कभी गुड्स रिटेलर से भी परचेस कर सकता है, ऐसा हो सकता है। तो जरूरी है कि हमेशा वो होलसेलर से ही परचेस करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, डीसी बोलते हैं, जो बड़े बड़े गोडाउन रहते हैं गुड्स रखने के लिए, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। अ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इज अ वेयर हाउस और स्पेशलाइज्ड बिल्डिंग दैट स्टोर्स a set of products to be distributed to retailers or direct to consumers। तो जिधर गुड्स रखे जाते हैं रिटेलर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, या कभी कभी ऑर्डर उधर से डायरेक्टली कस्टमर के पास जाती है, मतलब गुड स्टोर्स के पास नहीं जाता, डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से डायरेक्ट कस्टमर के पास जाती है। जैसा ये हमेशा अमेजोन में होता है, अमेजोन में गुड स्टोर्स में नहीं जाता, डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से अपने पास आता है। फिर इम्पल्स परचेस। तो इम्पल्स परचेस क्या है, ऑल्सो कॉल्ड एन इम्पल्स बाय। दिस हैपन्स व्हेन कस्टमर मेक्स एन अनप्लान्ड परचेस। मतलब उसने प्लान नहीं किया है गुड्स परचेस करने का, लेकिन वो चीज़ देखता है और उसको अच्छा लगता है, अच्छा लगने के बाद वो परचेस करता है। तो इसको बोलते हैं इम्पल्स परचेस। सम रिटेलर्स सेट अप स्मॉल आइटम्स अराउंड देयर पीओएस। कुछ छोटे छोटे आइटम जैसे चॉकलेट, स्निकर्स वगैरह पीओएस के आजू बाजू में बिलिंग काउंटर में रखते हैं ताकि वो इनकरेज करे परचेस करने के लिए। लाइक ग्रॉसरी स्टोर्स कभी कभी मैगजीन्स भी रखते हैं, ग्रॉसरी स्टोर्स के लोग मैगजीन रखते हैं। एंड कैंडी इन द चेकआउट लेन, तो वो लोग मैगजीन्स और कैंडी रखते हैं परचेस करने के लिए, तो उसको बोलते हैं इम्पल्स परचेस।
जो हम लोग बिना डिसाइड किए परचेज करते हैं। फिर अगला है फिजिकल एंट्री इन्वेंट्री। फिजिकल इन्वेंट्री इज अ प्रोसेस वेयर अ बिजनेस फिजिकली काउंट्स इज एंटायर इन्वेंट्री, जो अपनी पूरी इन्वेंट्री काउंट करता है। फिजिकली इन्वेंट्री में बी मैंडेटेड बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग रूल्स, तो अकाउंटिंग के हिसाब से कंपलसरी है और टैक्स रेगुलेशन के हिसाब से। और द बिजनेस में नीड टू काउंट इन्वेंट्री सो दैट द प्रोडक्ट कैन बी रीस्टॉक्ड। कभी कभी अपने को स्टॉक करना है और ज़्यादा गुड्स को, तो कितना स्टॉक बचा है या कितना स्पेस अवेलेबल है ये जानने के लिए भी फिजिकल इन्वेंट्री होता है। फिर साइकिल काउंट, तो साइकिल काउंट क्या है? साइकिल काउंट इज एन इन्वेंट्री ऑडिटिंग प्रोसीजर। इन्वेंट्री ऑडिट करने का प्रोसीजर है विच फॉल्स अंडर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वेयर अ स्मॉल सबसेट ऑफ इन्वेंट्री इन अ स्पेसिफिक लोकेशन इज काउंट ऑन अ स्पेसिफिक डे। हर लोकेशन के लिए एक एक डे स्पेसिफाई किया जाता है। मंडे को इधर का लोकेशन, ट्यूसडे को इधर का लोकेशन, तो हर एक जगह एक दिन दिया जाता है जिस दिन उसका चेक काउंट करने का, उसको बोलते हैं साइकिल काउंट। मतलब उतने दिन पूरे होने के बाद फिर से काउंट करने का, इसके लिए उसको बोलते हैं साइकिल काउंट। फिर स्टॉक टेकिंग और इन्वेंट्री चेकिंग इज द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ क्वांटिटीज एंड कंडीशन ऑफ आइटम्स हेल्ड इन वेयर हाउस फॉर सेल। मतलब स्टॉक चेक करना कि ये कंडीशन में है क्या, लोगों को बेच सकते हैं क्या, तो उनको चेक करना मतलब स्टॉक टेक। दिस में बी डन टू प्रोवाइड एंड ऑडिट ऑफ एग्जिस्टिंग स्टॉक, तो ये हम लोग ऑडिट करने के लिए भी कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो द स्टॉक ऑफ सोर्स ऑफ स्टॉक डिस्क्रिपेंसी इंफॉर्मेशन, मतलब जो स्टॉक खराब हो गया है उसका इंफॉर्मेशन जानने के लिए भी ये प्रोसेस हम लोग करते हैं। हमें तो इतना ध्यान में रखो, स्टॉक बराबर कंडीशन में है कि नहीं ये देखना, मतलब स्टॉक टेकिंग। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मतलब क्या है? आपको एक पर्टिकुलर प्रोसीजर से काम करना है तो वो प्रोसीजर को बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इज सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन कंप्लाइड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प वर्कर्स। आप जब जॉब करोगे तो ये आपको ये समझाया जाएगा कि कब क्या करना है। टू हेल्प वर्कर्स कैरी आउट कॉम्प्लेक्स रूटीन ऑपरेशन, कैसे कुछ डिफिकल्ट ऑपरेशन रहेंगे तो कैसे परफॉर्म करना है, इजी ऑपरेशन रहेंगे तो कैसे परफॉर्म करना है, ये आपको जॉब में लगने के बाद पता चलेगा। एसओपी मेम्स टू अचीव एफिशिएंसी, वो क्यों ऐसा रहता है? ताकि हम लोग एफिशिएंसी अपने को मिले, बाद में क्वालिटी आउटपुट मिले। फिर यूनिफॉर्मिटी ऑफ परफॉर्मेंस, सबके परफॉर्मेंस में यूनिफॉर्मिटी आए, वाइल रिड्यूसिंग मिसकम्युनिकेशन एंड फेलियर टू कंप्लाई विद इंडस्ट्री रेगुलेशंस। तो कुछ मिसकम्युनिकेशन होना नहीं चाहिए और अपने को जो रूल्स रेगुलेशन लॉ है वो बराबर अपने को उनका पालन करना चाहिए। इसके लिए ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सेट किया जाता है। फिर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, मतलब कौन अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है या उसके इंडिकेटर्स क्या है, आपको बताया जाएगा कि कितना सेल करोगे तो ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। अ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर इज द मेजरेबल वैल्यू that demonstrate how effectively a store is achieving is key business activities। तो कितना सेल किया तो आप गोल्डन हो, कितना सेल किया तो सिल्वर है, तो ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। ऑर्गेनाइजेशन यूजेस KPI टू इवेल्युएट द सक्सेस एट रीचिंग टारगेट्स। तो टारगेट रीच करने के लिए ये KPI यूज़ करते हैं ये सक्सेस काउंट करने के लिए, ठीक है। फिर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब क्या है? आपको कंप्यूटर में इस तरह फीडिंग करना है ताकि मैनेजमेंट को पता चले आप क्या काम कर रहे हो, दिन भर क्या काम किया। तो मैनेजमेंट को समझ में आना चाहिए। इस तरह डेटा कंप्यूटर में डालना मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। MIS इज अ प्लान्ड सिस्टम ऑफ
कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड डिसमेंडिंग डाटा, मतलब डाटा को डिवाइड करना in a form of information and reports needed to carry out functions of the management, मतलब रिपोर्ट जनरेट करना ताकि हम लोग जो भी मैनेजमेंट के फंक्शंस है वो कैरी कर सके। ठीक है, तो ये ख़त्म हो गया, आज जल्दी ख़त्म हो गया। एक बार एक काम करो, सब गो थ्रू हो जाओ, जितना भी मैंने नोट्स में लिखा है ना, एक अपने पास टाइम है तो थोड़ा 10 मिनट में ख़त्म करते। 10 मिनट आप पढ़ के लो, जो भी नोट्स में मैंने लिखा है वो पूरा पढ़ के लो, और किधर आपको डाउट्स लग रहा है वो पूछ लो। मैं 10 मिनट वेट करता हूँ, कुछ चैट बॉक्स पे कुछ आ रहा है, और मुझे कल आंसर्स बराबर चाहिए। आंसर्स कोई नहीं दे रहा है, तो सबके आंसर्स मुझे बराबर चाहिए। पढ़ के लो, 10 मिनट में इधर वेट कर रहा हूँ। अभी 9:40 हो गए, 9:50 तक पढ़ के लो, मुझे डाउट्स पूछो, जो भी डाउट्स है पूछ लो। RFID रिपीट करो। ओके, बताता हूँ। ये क्या रहता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि स्टॉक काउंट करना है, तो स्टॉक स्टॉक काउंट करने के काम में आता है। तो ये ऐसा रहता है जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एक रैकेट रहता है मच्छर मारने का, तो वो ऐसे घुमाते सब मच्छर मर जाते हैं। तो उसी तरह ये एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, ये घुमाया जाता है स्टॉक के बीच में, ताकि अपने को समझ में आता है कितना स्टॉक अपने पास पड़ा है। ये कैसे समझ में आता है कि हम लोग क्या करते हैं, वो स्टॉक को कुछ टैगिंग करते हैं, टैग लगाते हैं, और ये टैग को रीड करता है, जो भी टैग्स लगे हैं उनको रीड करता है, और इसको समझ में आता है कि कितना स्टॉक अपने पास पड़ा है। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रहता है जो आइडेंटिफाई करता है ट्रैक्स कितने हैं, और उससे वो स्टॉक काउंट करता है। समझ में आ गया? और कोई डाउट्स है तो देखो।
कल का एग्ज़ाम में मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए और सबको पढ़ने का है। फिजिकल इन्वेंट्री, ओके रिपीट करता हूँ। फिजिकल इन्वेंट्री मतलब क्या है? अपने स्टोर्स में जितनी भी इन्वेंट्री है उसको काउंट करना, और ये अकाउंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो अपने को क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ता है। तो स्टॉक कितना है अपने पास वो काउंट करना जरूरी पड़ता है। तो इधर क्या लिखा है? फिजिकल इन्वेंट्री इज द प्रोसेस वेयर बिजनेस फिजिकली काउंट्स इज एंटायर इन्वेंट्री। तो जो भी टोटल इन्वेंट्री है वो काउंट करता है, और वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए लगता है, टैक्स के लिए लगता है, और कभी कभी अपने को अगर स्टॉक नया डालना है या स्टॉक पूरा निकाल के फिर से स्टॉक करना है तो इसके लिए भी फिजिकल इन्वेंट्री किया जाता है। आप सिर्फ इतना समझ लो कि फिजिकल काउंट करना, फिजिकली गिनना कितने गुड्स अपने पास है, आप सिर्फ इतना ध्यान में रखो। पूछेंगे ना, डीमार्ट के एक्सपीरियंस के बारे में पूछेंगे, डेफिनेटली।
ठीक है। तो मुझे सबसे कल आंसर चाहिए और मैं सबको मार्क्स भी देने वाला हूँ जो भी रहेगा, और देखते हैं कौन ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेता है। हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क रहेगा, जो भी आंसर बराबर देगा उसको 1 मार्क दूंगा। तो कल इसका टेस्ट रहेगा, जो भी आपने पढ़ा है उसका टेस्ट रहेगा। ठीक है, तो लास्ट में एक फ़ोटो निकालते हैं और में बंद करते हैं। लेफ्ट मत हो कोई भी। और किसको डाउट्स वगैरह नहीं है ना? 4 डाउट्स दिख रहे हैं। आप पीपीटी सेंड कर सकते हैं? नहीं, वो अलाउड नहीं है। पीपीटी का ऐप सेंड करना अलाउड नहीं, पीपीटी सेंड करना अलाउड नहीं है। इसके लिए मैं नोट्स भेज रहा हूँ ना, नोट्स से आपको ये पीपीटी से अच्छा समझ में आएगा। वो मैंने खुद ने बनाया नोट से, तो उसमें बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है। इमेजेस जो आपको चाहिए ना, वो मुझे बताओ। जिस चीज़ का इमेजेस में अलाउड नहीं सकता, वो कॉपीराइट नहीं है ना मेरे पास। इमेजेस में आपको दिखा सकता हूँ लेकिन आपको भेज नहीं सकता। ओके, तुम लोग लेफ्ट करो। कल मिलते हैं सेम टाइम पे, और सब लोगों को टेस्ट अटेंड करना है, पढ़ाई करके आओ सब लोग। और मेरे को आंसर चाहिए, मार्क्स देने वाला हूँ। हम लोग देखते हैं किसको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू।